ने ये कहा था कि सर्टेन ट्रांजेक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं जिनको ट्रांसफर नहीं माना जाता है, कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं जिनको ट्रांसफर नहीं माना जाता है। अब एक बात आप समझिए कि क्या इस प्रोविजन का फायदा उठा के मिसयूज किया जा सकता है? क्या इसे मिसयूज किया जा सकता है? यस, किया जा सकता है। कैसे? समझना ध्यान से। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए एक 100% होल्डिंग सब्सिडी है, होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडी कंपनी। कौन सी सब्सिडी? 100%। दोनों वर्ड से वाकिफ है आप? जानते हैं दोनों वर्ड क्या होते हैं? होल्डिंग कंपनी किसको कहते हैं और सब्सिडी किसको कहते हैं, पता है? ए लिमिटेड के पास बी लिमिटेड के 100% शेयर, ए लिमिटेड के पास बी लिमिटेड के 100% शेयर। तो ए लिमिटेड को क्या कहेंगे हम? होल्डिंग, क्योंकि उसके पास शेयर है। और बी लिमिटेड को कहेंगे उसकी सब्सिडी कंपनी, वो भी 100%। वैसे सब्सिडी हो जाती है 50% से ज्यादा शेयर होते ही, ठीक है, पर 100% सब्सिडी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 47 क्या कह रहा है वो देखो। अगर ये कंपनी, होल्डिंग कंपनी अपनी सब्सिडी को कोई एसेट दे, या सब्सिडी कंपनी अपनी होल्डिंग कंपनी को कोई एसेट दे, क्या इस पे कैपिटल गेन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, ये बताइए। नहीं लगना चाहिए। क्यों नहीं लगना चाहिए? मैं आपको और सिंपल भाषा में समझाता हूँ। वीएस क्लासेज, मैं इसका ओनर हूँ, ठीक है। मान लीजिए एक और क्लास चलती है कहीं पे, ईवीएस क्लासेस, ठीक है। ईवीएस क्लासेस का मालिक कोई और था और मैंने उसकी 100% शेयरिंग खरीद ली, 100% शेयरिंग परचेज कर ली। मैंने उसको पैसे की जरूरत थी, मैंने कहा ठीक है, आज से सारा पैसा इस बिजनेस में मेरा, ये बिजनेस मेरा, ठीक है, चला वही रहा है अभी भी, पर 100% शेयर्स मेरे पास है, मालिक मैं हूँ। अब मैंने अपने इंस्टीट्यूट से कुछ शेयर या कुछ फर्नीचर इसमें भेज दिए, या फिर इस इंस्टीट्यूट से कुछ फर्नीचर या चेयर अपने इंस्टीट्यूट में मंगा लिए। बताओ क्या कैपिटल गेन लगना चाहिए? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि मालिक तो एक ही है। एसेट यहाँ पड़ी है तो भी मेरी ही है, और एसेट यहाँ पड़ी है तो भी मेरी ही है। तो वैसे ही ए लिमिटेड बी लिमिटेड का 100% होल्डिंग है, मतलब बी लिमिटेड के 100% शेयर किसके पास है? ए लिमिटेड। तो क्या दोनों कंपनी के मालिक एक ही हो गए? जो ए लिमिटेड के शेयर होल्डर है वही बी लिमिटेड के भी मालिक हो गए। यस। तो अगर इन दोनों में आपस में कोई एसेट ट्रांसफर होती है तो क्या उस पर कैपिटल गेन लगना चाहिए? नहीं। आगे बात समझ में? यहां तक बात समझ में आ गई? अब सुनो, मैनिपुलेशन कैसे हो सकता है। मैनिपुलेशन ऐसे हो सकता है कि मुझे कुछ असेट देनी है, किसको? दीपक को देनी है। मुझे कुछ असेट किसको देनी है? दीपक को बेचनी है। कितनी है? 10 करोड़ रुपए की। अगर मैं ये असेट दीपक को बेचूंगा, मेरी कंपनी का नाम है वीएस लिमिटेड, अगर मैं ये एसेट दीपक को बेचूंगा
तो क्या मुझे इस पे कैपिटल गेन देना होगा? बोलो भैया। अभी एक बार इस प्रोविजन को छोड़ देते हैं। अगर मैं एक कंपनी का मालिक हूं और मुझे 10 करोड़ की एसेट दीपक को बेचनी है, तो क्या मुझ पे कैपिटल गेन लगेगा? दीपक बोल रहे हैं हाँ। बाकी लोग थोड़ा सा बेटा रिप्लाई फास्ट कर दोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है। अब मैंने सोचा कि कोई ट्रांसफर ऐसे किया जाए कि मुझे इस पे टैक्स ना देना पड़े। ठीक है, तो मैंने और दीपक ने मिलकर एक प्लानिंग करी। क्या करी, ध्यान से सुनना। हमने एक कंपनी बनाई दीपक की। हमने एक कंपनी बनाई किसकी? दीपक की। ठीक है? और इस कंपनी के 100% शेयर मैंने परचेज कर लिए। इन्होंने 1 लाख शेयर इशू किए थे और मैंने पूरे 1 लाख शेयर परचेज कर लिए एट द रेट 10। क्या मैं कर सकता हूँ? ठीक है, चलिए। उसके बाद क्या हम दोनों इस रिलेशन में आ गए? 100% होल्डिंग, 100% सब्सिडी। होल्डिंग और 100% सब्सिडी के रिलेशन में आ गए। अब मैंने अपनी 10 करोड़ की असेट डी लिमिटेड को ट्रांसफर कर दी। क्या कैपिटल गेन लगेगा? नहीं। तो सारी असेट मेरे पास से जाके कहां चली गई? डी लिमिटेड के पास चली। हालांकि डी लिमिटेड का मालिक फिलहाल मैं ही हूं, क्योंकि सारे शेयर मेरे पास हैं। अब जब असेट उसके पास चली गई तो मैंने क्या किया, ये जो डी लिमिटेड के शेयर्स हैं ये वापस सोल्ड कर दिए किसको? दीपक। ठीक है, पूरे आधे जितने भी मुझे बेचने थे, सपोज मैंने आधा 50,000 शेयर वही 10 रुपए के हिसाब से ही दीपक को बेच दिए। 10 रुपए के हिसाब से 50,000 शेयर मैंने दीपक को भेज दिए। तो बताओ क्या बेच सकता हूँ अपने शेयर? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, बेच सकता हूँ मैं बिल्कुल आराम से। शेयर बेचने में क्या दिक्कत है? ठीक है। अब जैसे ही मैंने अपने आधे शेयर बेचे, क्या इस कंपनी का आधा मालिक दीपक हो गया? तो इस कंपनी के अंदर जो असेट है उसका भी आधा मालिक दीपक हो गया। तो अगर आप गौर करेंगे तो क्या मैंने ये 10 करोड़ में से आधी असेट दीपक को दे दी विदाउट पेइंग एनी टैक्स? भाई अब उस कंपनी का मालिक आधा दीपक है ना, तो उस कंपनी में जो भी असेट है उसका भी मालिक आधा दीपक है। 10 रुपए मैंने शेयर खरीदे, 10 रुपए में वापस भेज दिए, तो मुझे तो यहाँ भी कोई टैक्स नहीं देना पड़ा और ये ट्रांजेक्शन भी टैक्सेबल नहीं था। तो क्या विदाउट पेइंग टैक्स हमने ये काम कर दिया? ये समझ रहे बात को? अब इस चीज को रोकने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया सेक्शन 47A। कौन सा सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया? सेक्शन 47A, जिसमें बोला गया विड्रॉल ऑफ एग्जम्पशन। हमने जो आपको छूट दी थी, कौन सी छूट दी थी? कि हम यहाँ पे आपसे टैक्स चार्ज नहीं कर रहे, वो छूट हम वापस ले रहे हैं अगर आप मैनिपुलेशन करोगे तो। क्या कहा गवर्नमेंट ने? कि हमने जो आपको रिलीफ दी है हम उसको वापस ले लेंगे अगर आप मैनिपुलेशन करने की कोशिश करोगे। कैसे पता चलेगा आपने मैनिपुलेशन करने की कोशिश की है या नहीं की है? उसके लिए दो कंडीशन लगाएगी। पहला पहला बोला गया 100% सब्सिडी एंड होल्डिंग रिलेशन शुड एग्जिस्ट फॉर 8 years। 8 साल के लिए आपका ये रिलेशन बना रहना चाहिए। आप 8 साल तक इनमें से कोई भी शेयर बेच नहीं सकते। समझ रहे हैं बात को? आपके ऊपर 8 साल का लॉक इन पीरियड डाल दिया कि आप 8 साल तक अपनी इस शेयरिंग में से कोई भी शेयर बेच नहीं सकते। अगर आपने बेचा तो हम आपकी एग्जिम्पशन वापस ले लेंगे। बोलिए, क्या इससे ये प्लानिंग रुक जाएगी? बोलिए, क्या इससे ये प्लानिंग रुक जाएगी?
हाँ डेफिनेटली, कि मैं ये 8 साल तक अपने शेयर बेच नहीं सकता, तो इसका मतलब दीपक 8 साल तक इसका मालिक बन नहीं सकता, तो ये फॉर्मूला तो फेल हो गया। सही बात समझ में। अब दूसरी प्लानिंग समझिए। तो यही 10 करोड़ की एसेट है मेरे पास, ध्यान से सुनना, यही 10 करोड़ की एसेट है मेरे पास, ठीक है। और मैं अगर इसे बेचता तो मुझे कैपिटल गेन देना पड़ता, और वो कैपिटल गेन एडजस्टेबल नहीं है, मतलब कहीं पे सेट ऑफ मुझे नहीं मिल सकता उसका, क्योंकि मेरे पास कोई कैपिटल लॉस तो है नहीं। दीपक की एक कंपनी है जिसके पास में बिजनेस के लॉस जरूर पड़ेंगे, मतलब पुराने साल के बिजनेस के लॉस पड़े हैं इसके पास, समझ रहे हो बात को। तो हमने क्या किया, सेम यही कंसेप्ट लगाया, ये शेयर, ये किसको बेचे एसेट, दीपक को, क्योंकि 100% रिलेशन था, तो हम पे टैक्स नहीं लगा। बाद में दीपक लिमिटेड ने इस शेयर को स्टॉक में कन्वर्ट कर लिया, इस असेट को, दीपक लिमिटेड ने मेरे द्वारा दी गई असेट को क्या कर लिया, स्टॉक में कन्वर्ट कर लिया और फिर बेच दिया। तो बताओ, तो बिजनेस इनकम होगी या कैपिटल गेन होगा। अगर डी लिमिटेड इस असेट को पहले स्टॉक में कन्वर्ट करें और बाद में बेच दें, तो बिजनेस इनकम होगी या फिर कैपिटल गेन, बिजनेस इनकम होगी। और जब बिजनेस इनकम होगी तो क्या ये अपने बिजनेस लॉस को सेटअप कर सकते हैं। हाँ, तो अल्टीमेटली इनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, समझ पा रहे हैं। मतलब अगर मेरे पास ऐसी सिचुएशन बनती है कि मुझे कोई एसेट बेचनी है, तो मैं क्या करूंगा, ऐसी कोई कंपनी ढूंढूंगा जिसके घाटे चल रहे हैं बहुत बड़े, उस कंपनी के शेयर खरीदूंगा और फिर अपनी एसेट उसको दे दूंगा, उस कंपनी में शेयर को स्टॉक में कन्वर्ट करूंगा और बेच दूंगा, और बेच के जो फायदा आएगा उसको लॉस से एडजस्ट कर लूंगा। क्या मुझे कोई टैक्स देना पड़ेगा। तो अब अगर आप थोड़ा सा विजन रखते हैं या थोड़ा सा आप इसको ब्रॉड माइंडेड सोच पा रहे हैं, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कितनी प्लानिंग हो सकती है। अगर लोग दिमाग चलाएं तो कितनी प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी प्रोविजन डाला गया कि ट्रांसफर्ड असेट शुड नॉट कन्वर्टेड इनटू स्टॉक अप टू 8 ईयर। 8 साल तक आप उसको स्टॉक में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते, ना 8 साल तक आपकी होल्डिंग बदलनी चाहिए, और ना ही 8 साल तक आप उसको स्टॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर। अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन वायलेट हुई, तो जो ट्रांजेक्शन हमने टैक्स फ्री किया था हम उसे वापस टैक्सेबल कर देंगे, ठीक है। ये वाला अभी नया ट्रांजेक्शन है, उसकी तो बाद में बात करेंगे, वो तो अपने आप ट्रीट हो जाएगा। पर जो हमने एग्जामेशन दी थी आपको, उसको हम विड्रॉ कर लेंगे और उस ट्रांजेक्शन को वापस से टैक्सेबल कर देंगे। एक बार बता दो, क्या ये बात समझ में आ गई आपके थ्योरेटिकली सारी। तो फिर मैं एक प्रैक्टिकल से और समझा देता हूँ आपको। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ेंगे एक बार आप, क्वेश्चन नंबर 12 को रीड करेंगे एक बार। पढ़ा भाई। चलो मैं समरी बना देता हूँ आपको। एच लिमिटेड 100% होल्डिंग इंटरेस्ट इन एस लिमिटेड,
एच लिमिटेड है, इसके पास 50,000 शेयर है, किसके? एस प्राइवेट लिमिटेड के। और वो इन्होंने कितने रुपए में खरीदे हैं? 10 लाख रुपए में खरीदे हैं। और कब खरीदे हैं? 10/12/2002। ये तो हिस्ट्री दे रखी है। क्या इससे ये दोनों 100% सब्सिडी रिलेशन में आ गए? होल्डिंग और 100% सब्सिडी का रिलेशन है इनका। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 7 मार्च 2014 को एच लिमिटेड ने ट्रांसफर करी एक जमीन, किसको? एस लिमिटेड को, एस प्राइवेट लिमिटेड। कितने रुपए में? 9 लाख रुपए में। ठीक है, और ये जमीन एच लिमिटेड ने कितने में खरीदी थी? इसकी कॉस्ट कितनी थी भाई? 2 लाख रुपए की, जो कि थी 5/5/2004। सबसे पहले तो बात ये है, 2013-14 में जो ये ट्रांजेक्शन हुआ, प्रीवियस ईयर 13-14 है ना, क्या ये टैक्सेबल है या नहीं? पहले तो ये बताओ। सबसे पहले तो ये बताओ कि एच लिमिटेड ने अपनी जो जमीन 9 लाख रुपए में एस लिमिटेड को एस प्राइवेट लिमिटेड को बेची थी, ये ट्रांजेक्शन टैक्सेबल है या नहीं? अभी तक की इतनी कहानी है बस, आगे का कुछ नहीं जाना फिलहाल। यहाँ तक बोलो, ये ट्रांजेक्शन टैक्सेबल है या नहीं? है, सभी कह रहे हैं। सोच लो भाई, सोच लो। नहीं है, वेरी गुड रिया। बाकी सब लोग मुझे बताएंगे, नवीन बताएगा क्यों है ये टैक्सेबल। नवीन माइक ऑन कर लो। नवीन माइक ऑन करके मुझे बताएंगे क्यों है बेटा ये टैक्सेबल ट्रांजेक्शन। सर ये 2 लाख की चीज 9 लाख में बेची है तो टैक्सेबल तो होगा ना सर, लैंड। इसका मतलब आज सुबह से हमने जो पढ़ा बेवकूफी में पढ़ा है, बेवजह पढ़ा है। तो अपन सुबह से जो पढ़ रहे हैं बेटा, मतलब उसका तो कोई सेंस ही नहीं है बात में, कि 2 लाख की चीज अगर 9 लाख में बेचेंगे तब तो ट्रांसफर होगा ही ना। तो इसका मतलब मैं 10 करोड़ की चीज जो बेच रहा था, ठीक है, वो तो फालतू हो गई। कहीं पे हमने ये पढ़ा कि पैसे से, वैल्यू से कोई फर्क पड़ेगा, कि सब 1 करोड़ की 10 करोड़ में बेचोगे तो क्या होगा, या 2 करोड़ की 2 लाख की 9 लाख में बेचोगे तो क्या होगा? बताओ। चलो दीपक बताएगा, दीपक ने भी हाँ कहा है, दीपक बताएगा। नहीं सर, मैंने तो हाँ नहीं कहा। ने हाँ नहीं कहा? नहीं। वो किसने कहा भाई? 5-7 लोगों ने हाँ कहा, तब एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ। अरे दीपक कहा तो है, हाँ नहीं कहा क्या? नहीं सर, वो ऊपर वाले का हाँ था। ऊपर वाले कहा था? चलो बेटा, चिता ने भी कहा था, चिता ने चेंज कर दिया। चनिका, चनिका ने कहा था क्या? ये बढ़िया है। कुछ लोग जवाब ही नहीं देते तो किस्सा ही खत्म, है ना। बोलो भाई लॉजिकल जवाब तो दो। अगर आप लोग मुझसे डिस्कशन नहीं करेंगे, और अगर आप चाहते हैं कि आपके जवाब को मैं काउंटर क्वेश्चन ना करूं, तो फिर बेटा पढ़ने का क्या लॉजिक है? बोलो भाई बोलो। हाँ दीपक, अब बता दो, चलो तुम्हारा आंसर बता दो, तुमने तो जवाब ही नहीं दिया, हाँ या ना ही नहीं कहा।
नहीं, टैक्सेबल नहीं होगा, ऐसा बोल रहे हैं आप? ओके, चैनिका टैक्सेबल होगा या नहीं होगा? तो बेटा ये ट्रांजेक्शन टैक्सेबल नहीं है, ठीक है। डजेंट मैटर कि हम 2 लाख का सामान 9 लाख में बेच रहे हैं, चाहे 2 करोड़ का सामान 9 करोड़ में बेच रहे हैं, क्योंकि हमने कहा था कि 100% होल्डिंग अगर अपनी सब्सिडी को, मतलब होल्डिंग अपनी 100% सब्सिडी को अगर कोई असेट दे रही है, अगर होल्डिंग कंपनी अपनी 100% सब्सिडी को कोई असेट दे रही है, तो मालिक तो एक ही है, तो ये ट्रांजेक्शन सेक्शन 47 में कवर होगा और ये ट्रांजेक्शन टैक्सेबल नहीं होगा। ये जैसे ये तो पढ़ा हमने, ठीक है। अब आगे क्या कहा गया वो सुनो। आगे कहा गया कि ऑन 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2021 को क्या हो गया ये सुनो। एच लिमिटेड ट्रांसफर 1000 शेयर। एच लिमिटेड ने 1000 शेयर जो थे एच प्राइवेट लिमिटेड के, वो बेच डाले। कितने रुपए में? 1 लाख रुपए में। 1000 शेयर 1 लाख रुपए में बेचती। जैसे ही एच लिमिटेड ने 1000 शेयर बेचे, क्या इनका ये 100% सब्सिडी वाला रिलेशन खत्म हो गया? यस, इनका ये रिलेशन खत्म हो गया। और जैसे ये रिलेशन खत्म हो गया, सेक्शन 47A आया। उसने कहा कि साहब 8 साल तक ये रिलेशन खत्म नहीं होना चाहिए। जब आपने एसेट ट्रांसफर करी, जब आपने एसेट ट्रांसफर करी, उसके 8 साल तक ये रिलेशन खत्म नहीं होना चाहिए था। ठीक है, पर अगर आपने उससे पहले ही ये रिलेशन खत्म कर दिया है, तो हमने ये जो ट्रांजैक्शन टैक्स फ्री किया था, इस ट्रांजैक्शन को हम वापस टैक्सेबल कर देंगे। बोलो आगे बात सुनिए। क्योंकि आपने कंडीशन वायलेट कर दी है, आपने 100% जो आपको शेयर होल्डिंग बना के रखनी थी 8 साल तक, आपने उसको तोड़ दिया है, तो हम आपका ट्रांजैक्शन वापस टैक्सेबल कर रहे हैं। रहेगी टैक्सेबिलिटी वैसे की वैसे ही, कैलकुलेशन वैसे की वैसे होगी, बस पहले कैलकुलेशन करनी नहीं थी, अब कैलकुलेशन करनी है। तो बताइए, सेल कंसिडरेशन लिख दूं मैं 9 लाख रुपए, लैंड का सेल कंसिडरेशन लिख दूं 9 लाख रुपए। यस, लेस कर देते हैं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी, क्योंकि लॉन्ग टर्म है ना। कितने रुपए में खरीदी थी एच लिमिटेड ने? 2 लाख। मल्टीप्लाई करेंगे ईयर ऑफ ट्रांसफर। अब ईयर ऑफ ट्रांसफर कौन सा लेंगे हम? 13-14 लेंगे या 20-21 लेंगे? ईयर ऑफ ट्रांसफर कौन सा लेंगे, 13-14 या 20-21? ईयर ऑफ ट्रांसफर हम 13-14 ही लेंगे, 13-14 ही लेंगे ईयर ऑफ ट्रांसफर, क्योंकि ट्रांसफर तो एक्चुअल में तो उसी दिन हुआ था ना, बस हमने टैक्सेबल नहीं किया था, अब हम टैक्सेबल कर रहे हैं। ठीक है, तो 13-14 का इंडेक्स आप देख लेंगे कितना है, आपके पास टेबल है, देख लो एक बार। 13-14 के इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर दूं, आई थिंक 220 है क्या? ईयर ऑफ ट्रांसफर का इंडेक्स 220। इन्होंने कब खरीदा था कंपनी ने? 2004-5 में खरीदा था, तो 4-5 का इंडेक्स भी देख लो, 113 है, चेक करोगे? डन। तो कितने रुपए का हो गया बता दो एक बार, कॉस्ट बता दो निकाल के। 389 380। एलपीसीजी कितना आ गया? एलपीसीजी कितना आ गया? 5,10,000। ठीक, तो इतना एच लिमिटेड का प्रॉफिट है।
समझ गए बात को? ₹9 लाख का सेल कंसिडरेशन है, 2 लाख की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, ईयर ऑफ ट्रांसफर के इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, जिस साल बेचा उस ईयर के इंडेक्स से, और जिस ईयर कंपनी ने खरीदा हुआ था उस साल के इंडेक्स से डिवाइड कर दिया। बोलो भाई, डाउट क्या है वो पूछो बेटा। नवीन, क्या डाउट है आपको वो पूछो। परचेज 2004-5 है। हाँ, माइक ऑन कर लो, आप माइक ऑन कर लो, क्योंकि आप ऐसे टुकड़ों में लिखोगे तो वो बात। हेलो हेलो हाँ, बोलो बोलो बोलो। सर, जो इसका ट्रांसफर पहले हुआ था, हम्म, जैसे सर एच लिमिटेड ने सर लैंड दी थी सर एस लिमिटेड को, एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड को दी थी, ठीक है। वो 5/5/2004 में दी थी। किसने कहा? ये सर आपको लिखा हो ना। कहाँ लिखा हुआ है? ढंग से देखो मैंने क्या लिखा हुआ है। 2004-5 में दी थी मतलब। गलत है, फिर गलत पढ़ रहे हो, फिर तुमने क्वेश्चन ही ढंग से नहीं पढ़ा। जब मैंने कहा था क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो, इसका मतलब आपने तब भी नहीं पढ़ा। फिर मैंने समरी पढ़ाई, तब भी आपने नहीं गौर किया, इसका मतलब। यहाँ बेचा था, 7 मार्च को बेचा था, ये लिखा हुआ है। 5/5/2004 को तो एच लिमिटेड ने खुद ने खरीदी थी, कॉस्ट लिखी हुई है, कॉस्ट की डेट लिखी हुई है। क्वेश्चन पढ़ लो ना, ये डाउट तो तुम्हारा क्वेश्चन पढ़ने से भी क्लियर हो सकता है। तो इसमें तो कुछ मेरे बताने वाली तो बात नहीं है, आप क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है। ऑन 7th March 2014 हेलो से ट्रांसफर इट्स लैंड। हाँ बोलो। हाँ सर बताओ। पढ़ो पढ़ो, तुम क्वेश्चन पढ़ो, अभी भी मैं ही बताऊं क्या? मैंने क्वेश्चन समरी बनाई तब तुमने। अरे सर वो बीच में सर वो वीडियो रुक गया था सर आपको। अब तुम क्वेश्चन पढ़ो ना, जोर से पढ़ो, सबके सामने पढ़ो, चलो इस पूरे क्वेश्चन को पढ़ो एक बार। सर एच लिमिटेड एक्वायर्ड 100 H Limited acquired 100% holding interest, being 50,000 shares in SP Limited for rupees 10 lakh on 10/12/2002. On 7 March 2014, H Limited transferred its land cost of acquisition, which is rupees 2 lakh, acquired on 5/5/2004 to SP Limited, Indian company, for rupees 9 lakh on 31st March बस 2022. इतना ही, इतना ही। अब मुझे बताओ कि कब बेचा एच लिमिटेड ने एच लिमिटेड को, कितने तारीख को बेचा? 7/3/2014। बस तो हो गया काम। अब बताओ क्या डाउट है? सर ये 220/113 लिखा है ना आपने, यहाँ पे सर कैलकुलेशन में 2 लाख इंटू 220। हाँ हाँ, कौन से ईयर के सर तुम ये वाली कैल 220 भूल जाओ एक बार, 220 और 113 भूल जाओ। ठीक ये है बताओ हम क्या लिखना चाहिए ठीक हमें, है। कौन से ईयर का इंडेक्स लिखते हैं हम? कंसेप्ट कंसेप्ट बता दो, जो मैंने पढ़ाया हुआ वो कंसेप्ट बता दो, कौन से ईयर का इंडेक्स लिखते हैं हम यहाँ पे? सर इंडेक्स सर जिस टाइम अपन ने एक्वायर किया है। ऊपर उसको लिखते हैं क्या जिस टाइम हमने एक्वायर किए, और नीचे? सर ऊपर लिखते सर ट्रांसफर कब किया है, नीचे एक्विजिशन कब किया है। ठीक है, तो अब ढूंढ लो तुम इसमें, ट्रांसफर कब किया है बताओ। ट्रांसफर सर 7/3/2014 को किया है। तो उसका इंडेक्स कितना होगा, कौन से ईयर का इंडेक्स देखेंगे? 14/15 का हो जाएगा ना उसका। राइट।
ठीक है सर, समझ आ गया। आ गया। 13-14 आएगा, 13-14 का 220 आएगा। एक्विजिशन क्या होगा, 2004-5 होगा, 4-5 का हाँ 13 आएगा। आप अब बताओ कितनी पीछे चल रहे हो बेटा तुम, ठीक है सर। कैसे काम चलेगा। पूरा क्वेश्चन मैंने पढ़ दिया, समझा दिया, समरी बना दी। ठीक है, चलिए। हाँ भाई, बाकी लोग अब सुनो आगे। अच्छा, एक और ट्रांजेक्शन हुआ है इस क्वेश्चन में जिसका भी टैक्सेशन हमें करना चाहिए, बता सकता है कोई। इस क्वेश्चन में एक ट्रांजेक्शन और भी हुआ है जिसका टैक्सेशन भी हमें करना चाहिए। बोलिए, कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ। इस क्वेश्चन में एक और ट्रांजेक्शन हुआ है 2 लाख की शेयर्स का। वेरी गुड अक्षिता, नवीन एंड चिराग, वेरी गुड। रिया समझ में नहीं आया बेटा, तुम्हारा 2 लाख का क्या खरीदा है। 2 लाख की मैक। चलिए, हमने 1000 शेयर बेचे, उसका भी तो ट्रीटमेंट बाकी है। कितने रुपए में बेचे 1000 शेयर, 1 लाख। तो क्या सेल कंसिडरेशन 1 लाख हो गया। 1000 शेयर 1 लाख में बेचे तो सेल कंसिडरेशन 1 लाख हो गया। इंडेक्स कॉस्ट करेंगे हम। खरीदे कितने में थे हमने, यहाँ पे देखो 50,000 शेयर खरीदे थे 10 लाख में, तो एक शेयर कितने का हो गया बताइए। 50,000 शेयर खरीदे थे 10 लाख के, तो एक शेयर कितने का हो गया, 20 रुपए का। ठीक है, इंटू 1000 शेयर, इंटू बेचे कौन से ईयर में है ये 1000 शेयर, कौन से ईयर में बेचे हैं 1000 शेयर। क्या ये 301 वाले में बिके हैं करंट ईयर में, क्या ये 2020-21 में बिके हैं। ये रही डेट। तो इंडेक्सेशन क्या इसका लेंगे हम, 301 अपॉन, खरीदे कब थे, 2002-3 में खरीदे थे। तो 2-3 का इंडेक्स बोलो, मैं बता देता हूँ। 2-3 का इंडेक्स होगा 105 होगा। ओके, तो बता दो कॉस्ट कितनी आ रही है। $57,333 LTC हो जाएगा 42,667। देखो इतने आ रहे हैं। बोलो, आई बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 13 होमवर्क लिख लो। क्वेश्चन नंबर 13 आप होमवर्क लिखेंगे, ये आपको करना है घर से। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, आप चाहें तो आंसर दें, पर आंसर सच्चा होना चाहिए। ठीक है, क्या आपको नहीं लगता कि सब्जेक्ट डिफिकल्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट नहीं है, कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। अगर आप कंसंट्रेशन नहीं रखेंगे तो ये बहुत टिपिकल हो जाएगा, और अगर कंसंट्रेशन रखेंगे तो इट विल बी वेरी इजी। चलिए, तो आई होप आप रखेंगे बेटा। चलिए, अब देखिए मैं एक कॉमन बात कर रहा हूँ।
तीन चीजें हमें रिक्वायर्ड रहती है हमेशा, तीन चीजों का हमें हमेशा इंतजार रहता है। क्या क्या? एक सेल कंसिडरेशन। तो सेल कंसिडरेशन में हमने आपको बताया था कि भाई केस ले लो, केस दे रखा है तो, और अगर काइंड दे रखा है तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू ले लो, ऐसा बताया हुआ। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जितने में हमने एसेट एक्वायर करी थी, जितने में हमने एसेट एक्वायर करी थी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाती है। होल्डिंग पीरियड, डेट ऑफ एक्विजिशन से लेके डेट ऑफ ट्रांसफर तक का जो पीरियड होता है उसे लेते हैं। बोलो, क्या ये सिंपल टर्म्स में इनका मतलब यही है? कॉमन पर सेल का मतलब ये, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब ये, होल्डिंग पीरियड का मतलब ये। अब क्या है कि कुछ केस हमारे पास है जिनको हम बोलते हैं स्पेशल केस। उन केस के अंदर इनमें से एक चीज ऐसी होगी जो हटके होगी, मतलब जो अपने बेसिक डेफिनेशन से हटके होगी। तो क्या हमें उनको अलग से पढ़ना पड़ेगा? बाकी सब में जब में कॉमन है उनमें तो ठीक है, पर जिन स्पेशल केस में ये चीज हटके हैं, क्या उन्हें हमें अलग से पढ़ना होगा? Yes. तो हम अलग से पढ़ रहे हैं। एक केस मैं आपको आज पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? तो पहला केस सुनिए। वैसे मैं आपको दो केस पहले पढ़ा चुका हूँ। कल याद है आपको, एक कंपल्सरी एक्विजिशन और इसका पढ़ा था ये, सॉरी, गिफ्ट का और अमलगमेशन का पढ़ा था। वो भी हटके ही थे, ठीक है? वो भी तो हटके थे ना। यस। तो देखिए, पहला केस मैं आपको बता रहा हूँ, डैमेज ऑफ असेट, ठीक है? इसको एक्सटिंग्विशमेंट भी बोलते हैं। क्या मतलब है इसका, समझिए। मैं हर पॉइंट को एक एग्जांपल से समझाऊंगा आपको, तो ध्यान से समझना है। नवीन ने एक घर परचेज किया, कितने रुपए में? 8 लाख रुपए में। 2010 में ले 9-10 में ले लेते हैं। 2009-10 में 8 लाख रुपए में घर परचेज किया इन्होंने, ठीक है? और इंश्योरेंस इन्होंने इसका करवा रखा है। अब 2017-18 में इस घर में आग लग जाती है और पूरा घर जल जाता है, पूरा घर जल जाता है। क्या नवीन को इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा? यस। इंश्योरेंस कंपनी ने कहा कि हम आपको एक तो नया घर दे देंगे और ऊपर से 10 लाख रुपए नकद दे देंगे। क्या ऐसा कह सकती है? यस। और इस घर की जो हम आपको देंगे उसकी मार्केट वैल्यू रहेगी लगभग 30 लाख। 30 लाख का नया घर और 10 लाख रुपए कैश हम आपको दे देंगे। दिया नहीं है, दे देंगे। उससे पहले हमारी कुछ प्रोसेस है, मतलब हम मौका देखेंगे, सारी चीजें इंस्पेक्शन वगैरह करेंगे, सब कुछ करेंगे। कहीं आपने जानबूझ के आग तो नहीं लगाई है, सब चीजें हम अपनी तरफ से, हमारा जो भी प्रोसेस है वो हम लगाएंगे। लगाने के बाद 2021 में आपको ये क्लेम रिसीव हो गया, ये जो इंश्योरेंस क्लेम है ये आपको रिसीव हो गया। केस पूरा समझ में आ गया होगा आपको? क्या ये ट्रांजेक्शन नवीन के लिए टैक्सेबल है या नहीं? सबसे पहले तो ये, क्या ये ट्रांजेक्शन ट्रांसफर है या नहीं? क्या ये ट्रांसफर है या नहीं? दीपक कह रहे हैं नहीं साहब, ये ट्रांसफर नहीं है। और कनिका कह रहे हैं, और शिक्षिका भी कह रहे हैं। फटाफट बोलते जाओ। नवीन कह रहे हैं, चिराग कह रहे हैं, बिल्कुल कह रहे हैं। दीपक, क्यों नहीं? कभी ने हाँ कहा है, सिर्फ दीपक ने कहा नहीं है। दीपक क्यों नहीं है बेटा?
हेलो हाँ बेटा बोलो, क्यों नहीं है साहब? सर, उसका मतलब जैसे घर डैमेज हुआ तो सर उसके बदले घर तो वापस घर ही तो मिला है ना सर, हाँ और कैश भी मिला है सर। हाँ, तो सर वैसे तो कुछ लेन देन नहीं हुआ ना इसको, अब इसके मतलब लॉस भी तो है सर। तो ऐसा किसने कहा कि ट्रांसफर में लॉस नहीं होता? नहीं मतलब लॉस होता है सर, जैसे इसका घर मिल मतलब फायर में वो लॉस हो गया, फिर उसका वापस घर ही तो मिला, इसका मतलब इसने किसी को बेचा वगैरह थोड़ी है सर। ठीक है बेटा, वेरी गुड। अगर मान लो अगर मान लो कि मेरे पास एक कार है, ठीक है, बिजनेस असेट है, मैं अपनी कार तुमको दे के और तुमसे तुम्हारी कार लेके आ जाऊं, एक्सचेंज कर लूं, तो टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा? बोल। अगर मैं एक्सचेंज कर लूं तो टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। एक मिनट, दीपक से पूछ रहा हूँ, सिर्फ दीपक से। दीपक कह रहा है लगेगा। क्यों भाई? कार दे के कार ही तो लाए। जैसे यहाँ पे घर इसका गया था और घर इसको वापस मिला, तो वहाँ पे यहाँ पे भी तो हम कार दे के कार ही लाए, तो क्यों लगेगा टैक्स? हाँ जी दीपक, फटाफट बोलो बेटा, मैं तुम्हारे लिए ही, तुमको समझाने के लिए बात कर रहा हूँ सारी। हेलो हाँ बेटा बोलो बोलो। सर, कार अब मतलब कार उसकी फिक्स तो नहीं है ना, कितने में क्या है, तो टैक्स तो लगेगा सर। अच्छा, कार अगर एक्सचेंज करते हैं तो टैक्स लगेगा, और घर जल जाए और कंपनी नया घर दे दे तो टैक्स नहीं लगेगा। इज दैट ओके? यस सर। हम्म। 8 लाख का घर जल जाए और 30 लाख रुपए का घर मिल जाए, है ना, और 10 लाख रुपए ऊपर से मिल जाए, तब तो कुछ नहीं हुआ, कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं हुआ है। और कार अगर हम देख के दूसरी कार ले आए तो ट्रांजेक्शन हुआ है। अपने आंसर से सेटिस्फाई हो तुम? बोलो भाई, हाँ ना तो बोलो। सेटिस्फाइड हो? वेरी गुड। एक चीज और मुझे देखनी थी, मैं देख लेता हूँ कहीं मैंने तो गलत नहीं लिखी है। ये देखो, ये हमने पहले दिन पढ़ा था, याद होगा आई होप सबको। याद है? हमने यहाँ पे कहा था कि ट्रांसफर का मतलब ये सारे, क्या हमने एक्सचेंज को ट्रांसफर माना है? हाँ। क्या हमने डैमेज ऑफ असेट को ट्रांसफर माना है? हाँ। तो भाई दीपक, यहाँ जब तुम इसे हाँ मान रहे हो, हाँ लिख रहे हो, तो जब एक्चुअल सिचुएशन आ रही है तो वहां ना क्यों बोल रहे हो? ये भी तो एक तरीके का, आपको कहा गया है कि ट्रांसफर का मतलब सिर्फ इतना है कि आपकी असेट जाए और बदले में आपके पास कुछ आए, तो वो ट्रांसफर है। उसमें फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, वो तो हमें कैलकुलेट ही करना है। अगर आप ये कहें साहब उसको तो नुकसान हो गया, तो ये कोई बात नहीं है। तो ये बच्चों का कोई रूसने वाला, वो बोलते हैं ना, नाराज होने वाला घर वाला तो नहीं, जब आपने मेरे को चॉकलेट नहीं दिलाई तो मैं तो नहीं करूंगा, ऐसे तो है नहीं।
लॉस या प्रॉफिट तो होगा। प्रॉफिट जब भी हम बोलते हैं ना, इनकम एक वर्ड अपन देखो यूज करते हैं, मैं आप सभी को बता दूं बेटा, एक वर्ड हम जब यूज करते हैं ना इनकम, तो इनकम इंक्लूड लॉसेस। इनकम का मतलब ही एक्चुअल में क्या होता है कि लॉस कोई वर्ड ही नहीं होता। अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, ढंग से सुनेंगे इस चीज को, कहीं पे सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा लॉस कोई वर्ड नहीं होता, इसको बोलते हैं नेगेटिव इनकम। समझ रहे हैं बात को? हम कोई एफर्ट्स कर रहे हैं, उससे हमें कुछ मिलता है बदले में, बोलते हैं ना कंसिडरेशन, इट कैन बी पॉजिटिव, तब तो ये इनकम हो जाती है। और अगर ये हमें बदले में जो मिला वो नेगेटिव मिला, तो उसको हम नेगेटिव इनकम बोलते हैं वैसे, जिसको हम लॉस कंसिडर करते हैं। तो इट डजेंट मैटर कि ट्रांजेक्शन से हमें फायदा हुआ या नुकसान हुआ। समझ गए? स्पेशली लिखाया हुआ है और इसमें लॉजिकल भी बात है कि अगर हमारा घर जल के हमें नया घर मिल रहा है तो हमारी एसेट जा रही है और उसके बदले में कंसिडरेशन आ रहा है, तो ये डेफिनेटली ट्रांसफर। ओके, चल अब सुनो आगे। इस पूरे ट्रांसफर के केस के अंदर, पूरे केस के अंदर तीन बातें जो हमने बोली थी वो हमें पता करनी है। तो बताइए सेल कंसिडरेशन क्या होगा नवीन के लिए? सेल कंसिडरेशन क्या होगा नवीन के लिए? तीन बातों में से सबसे पहली बात थी सेल कंसिडरेशन। तो जब हम कैलकुलेशन करेंगे, जब हम हमारा फॉर्मेट बनाएंगे, तो सेल कंसिडरेशन कितना लिखेंगे? बोलो भाई, सेल कंसिडरेशन कितना लिखेंगे? चिराग कह रहे हैं 40 लाख। वेरी गुड। और रिया भी कह रहे हैं 40, चैनिका 30 कह रहे हैं, चैनिका गलत है आपका, अक्षिता 40 कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक। 40 लाख का हम लिखेंगे। क्यों? अभी तो बताया था कि अगर कैश मिला तो कैश, काइंड मिला तो एफ दोनों को जोड़ दो, आपका सेल कंसिडरेशन आ जाता है। 10 लाख रुपए आपको कैश मिला, 30 लाख का आपको घर मिला, तो क्या 40 लाख मिले आपको? बदले में क्या मिला? 40 लाख। तो 40 लाख सेल कंसिडरेशन हो गया। तो इसमें तो एक्सेप्शनल था ही नहीं, सेल कंसिडरेशन तो नॉर्मली है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होता है ये बताओ? इस केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होता है? इस क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी एग्जांपल में? 8 लाख। बिल्कुल ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो एक्चुअल की वो होगी, सेल प्राइस जो बदले में मिला वो होगा। तो दो बातें क्लियर हो गई। तीसरी बात, होल्डिंग पीरियड कहां से कहां तक होगा? दो ऑप्शन दे देता हूँ, 9-10 से लेके 17-18 या 9-10 से लेके 20-21। होल्डिंग पीरियड कौन सा होगा? असेट का जो कि ट्रांसफर हो रही है, घर जो कि ट्रांसफर हो रहा है, उसका होल्डिंग पीरियड क्या होगा? 9-10 से 20-21 बोल रहे हैं चिराग, और दीपक कर रहे हैं 9-10 से 20-21, और अक्षिता कह रहे हैं 9-10 से 17-18। और क्यों बताना चाह रहे हैं? रिया, सैनिका, सत्यक, नवीन, कोई बात। बिल्कुल अक्षिता, वेरी गुड, वेरी गुड। अक्षिता का आंसर बिल्कुल ठीक है। ये होगा हमारा होल्डिंग पीरियड।
ये नहीं है। तो आप खुद बताओ मुझे लॉजिकल, क्या 2009-10 में आपके पास घर है? चलो ये बताओ, क्या 2009-10 में आपके पास घर है? नहीं है। दीपक क्या बोल रहे हो? सोच समझ के बोलो। दीपक सोच समझ के बोलो, क्या बोल रहे हो तुम? इस तरीके से तो तुम खुद भी डिस्टर्ब हो रहे हो और मुझे भी कर रहे हो। एटलीस्ट क्वेश्चन तो सुनो। 9-10 में घर है, बिल्कुल। क्या 17-18 तक घर है आपके पास? बोलिए, क्या 17-18 तक है? हाँ। क्या 18-19 में घर है आपके पास? नहीं। क्या 19-20 में है? नहीं। क्या 20-21 में है? नहीं। तो होल्डिंग पीरियड यहाँ कैसे जाएगा? होल्डिंग का मतलब क्या है कि आप उसे होल्ड करते हैं, आप उसे अपने पास रखते हैं। तो क्या आपने 18-19 में अपने पास रखा इस घर को? 19-20 में रखा? 20-21 में रखा? तो फिर ये आप ये क्यों बोल रहे हैं होल्डिंग पीरियड? सोचो, लॉजिकल, रट्टा मारने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लॉजिकल सोचो, क्या आपके पास घर था यहाँ तक? नहीं था। घर आपके पास यहीं तक था, तो होल्डिंग पीरियड यहीं तक रहेगा। हाँ ये बात ठीक है चिराग। हाँ बोलो बेटा बोलो, माइक ऑन करके बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बोलो बेटा। ये बात तो ठीक है, पर 17-18 से और 20-21 तक जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का वो नहीं हो जाएगा क्या? देखो, हम असेट का नेचर डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है? एक चीज समझना ध्यान से, हमने जब चैप्टर स्टार्टिंग की थी तो मैंने आपको 2 वर्ड लिखाए थे, शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट और लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट, ठीक है? तो हम असेट का नेचर डिसाइड कर रहे हैं कि असेट का नेचर कैसा है, क्या वो हमारे लिए शॉर्ट टर्म है, क्या वो हमारे लिए तो लॉन्ग। सर मान लो रिसीव होता है 21-22 में, तब क्या करते हैं? ये लो 21-22 में हो गया जैसे, ओके। फिर फिर अपन होल्डिंग पीरियड ये लेते क्या, जो भी ले रहे? आप समझो, हम बेटा होल्डिंग पीरियड असेट का निकाल रहे हैं कि हमने असेट को कितने दिन अपने पास रखा। होल्डिंग का मतलब क्या है? अपने पास रखा, ये है। अगर ये चाहे पैसा 20-21 में मिले, चाहे 21-22 में मिले और चाहे 22-23 में मिले, हमने असेट को कितने दिन अपने पास रखा? हमने तो 17-18 ही रखा ना। हाँ। तो गेन कैसा होगा, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, वो इसके हिसाब से डिसाइड होगा, ठीक है? चलो, क्वेश्चन आपका ठीक है, मैं उसके ऊपर एक और एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। 2015-16 में मैंने एक घर लिया, ठीक है? 2016-17 में ही उसमें आग लग गई और घर नष्ट हो गया, ठीक है? इसका पैसा मुझे मिला, सपोज 2020-21 में मिला। सवाल ये है कि 24 महीने से ज्यादा अगर हम घर रखते हैं तो लॉन्ग टर्म हो जाता है, और कम रखते हैं तो शॉर्ट टर्म हो जाता है। समझ रहे बात को? अब मुझे बताओ कि मेरा जो फायदा है वो शॉर्ट टर्म होना चाहिए या लॉन्ग टर्म होना चाहिए, ये बताओ। अगर मैं 15-16 में घर खरीदा हूँ, 16-17 तक मैंने रखा, ठीक है, मिड ऑफ द इसी मिड ईयर में ही जल गया, 1/6/16 को जल गया सपोज, तो क्या ये मेरा शॉर्ट टर्म असेट था? क्या मैंने एसेट को 24 महीने से कम रखा? हाँ। अब इस शॉर्ट टर्म असेट से मुझे लॉन्ग टर्म गेन हो सकता है क्या, ये बता दो। असेट का नेचर तो शॉर्ट टर्म हो गया, असेट का नेचर तो शॉर्ट टर्म हो गया, इस शॉर्ट टर्म की असेट से मुझे लॉन्ग टर्म गेन हो सकता है क्या, जस्ट बिकॉज कि मुझे पैसा बाद में मिला?
क्या मैं ऐसा बोलूं कि पैसा मुझे तो 24 महीने बाद मिला है इसलिए मुझे लॉन्ग टर्म फायदा होना चाहिए? बोलो भाई, नहीं। तो हम जो फायदा कैलकुलेट कर रहे हैं उसका जो हम नेचर कैलकुलेट कर रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू असेट के नेचर के हिसाब से है या पैसा मिलने के हिसाब से है, ये बताओ। हम जो असेट का नेचर डिसाइड कर रहे हैं कि शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, वो असेट का कर रहे हैं या पैसे का कर रहे हैं? असेट का कर रहे हैं। तो असेट अगर शॉर्ट टर्म है तो होने वाला फायदा शॉर्ट टर्म ही होगा, चाहे फिर वो पैसा कभी भी मिला हो, कैसे भी मिला हो। और असेट अगर लॉन्ग टर्म है तो उससे होने वाला फायदा लॉन्ग टर्म ही होगा, चाहे पैसा कभी भी मिले। समझ गए बेटा? अच्छा, इसको नष्ट मत करो आप, एक बार इसको थोड़ा सा और चेंज कर देता हूँ। मुझे पता है आप समझ गए, फिर भी एक छोटा सा एग्जांपल मैं और देना चाहूंगा। 2015-16 में बेटा तुमने एक है ना 2015-16 में आपने एक ज्वेलरी खरीदी, ठीक है? 2016-17 में आपने वो ज्वेलरी अपने किसी दोस्त को बेच दी। सुनना ध्यान से, 2016-17 में आपने किसी दोस्त को बेच दी, 2 लाख में खरीदी थी, 3 लाख में बेच दी। फ्रेंड ने कहा पैसे मैं यार तेरे को बाद में दूंगा, पैसे बाकी चल रहे हैं, उधार चल रहा है, उधार चल रहा है, ठीक है? तो मुझे बताओ बेटा कि इसका फायदा शॉर्ट टर्म होगा या लॉन्ग टर्म? पैसा दिया उसने तुम्हें 2020-21 में, तो असेट तो शॉर्ट टर्म है ना, 1 साल रख के बेच दिया हमने, तो फायदा तो शॉर्ट टर्म ही रहेगा। जस्ट बिकॉज कि उसने पैसा बाद में दिया, क्या हम असेट का नेचर बदल दें? नहीं। समझ गए? अच्छा क्वेश्चन था बेटा चिराग तुम्हारा। ऐसे डाउट देखो, ऐसे आप डिस्कशन करोगे तो ही डाउट क्लियर होंगे। इस डिस्कशन को